हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट की। यूज़ ऑफ इट का प्रयोग एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर होता है जब हम किसी भी वाक्य में किसी निर्जीव वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, समय की बात करते हैं या मौसम की बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास इट का यूज़ होता है। इट जो है अपने आप में एक वास्तविक सब्जेक्ट ना होकर केवल कर्ता के साथ हमारा परिचय करवाता है। मीन्स अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि कर्ता के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इट के और भी बहुत सारे यूज़ हैं। जब भी हम किसी टाइम की बात करें तो इट का प्रयोग होगा। जब भी हम किसी दिन की बात करें, इट का प्रयोग होगा। किसी भी दूरी के बारे में बात करने के लिए यानी कि डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हमारे पास इट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, समय इसी प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी मौसम की बात करेंगे तब भी इट का प्रयोग होगा। किसी भी डेट के लिए यानी कि किसी भी दिनांक के लिए, तिथि के लिए भी हमारे पास इट का प्रयोग होगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे टाइम की बात करें तो, डेट की बात करें तो, डिस्टेंस की बात करें तो, और किसी निर्जीव वस्तु की बात करें तो देखिए, स्कूल गोइंग बॉय हमारा बोलता है इट इज 3 o'clock। डेट की बात करें तो इट इज 6th June। डिस्टेंस की बात करें तो इट इज 6 kilometers फ्रॉम माई हाउस टू पेट्रोल पंप। इट इज 1 kilometer फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल। इट्स नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस। दिस इज टेबल, इट हैज 4 legs। अगर हम किसी भी वेदर की बात करें यानी कि मौसम की बात करें तो इट इज रेनी डे, या फिर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात करें जैसे इट इज रेनिंग नाउ यानी कि अभी वर्षा हो रही है। इट इज सन्नी डे, इट इज स्नोइंग, इट इज क्लाउडी। इस प्रकार से हम इट का प्रयोग वाक्य के शुरू में रखकर यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन में रखकर इट का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है कि वाक्य के शुरू में इट लगेगा, उसके तुरंत बाद हम प्री डिफाइंड वर्ड लगाएंगे। प्री डिफाइंड वर्ड के तुरंत बाद हम जो उसका डेस्टिनेशन है वो लगाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर लिखे वाक्यों से आपको क्लियर है कि हमने टू लगाया। इसके बाद हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि जो हमारा बचा हुआ वाक्य है वो लगाएंगे। इस उदाहरण से आपको क्लियर करता हूं। जैसे इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट। इट इज डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम। इट्स पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब। इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क इन ऑफिस। इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स वंडरफुल टू गेट फर्स्ट प्राइज। It's safe to travel in train। दोबारा से अगर हम इनको नेगेटिव सेंस में यूज करें, जैसा कि अभी हमने इट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे सबसे पहले हम उस सेंटेंस को सिंपल में प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम उसको नेगेटिव में यूज करेंगे, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव में डिस्कस करेंगे यानी कि उसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाएगा। जब मैं बात करता हूं नेगेटिव की, नेगेटिव में भी सेम वही फार्मूला रहेगा, लेकिन केवल एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारे पास नोट आ जाएगा। अब इसको नेगेटिव में डिस्कस करते हैं। सेम वही एग्जांपल। नाउ सी, इट्स नॉट इजी टू प्ले क्रिकेट। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब। It's not impossible to work in office. It's not nice to meet you.
It's not wonderful to get first prize. It's not safe to travel in train. इस प्रकार से अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेम वही फार्मूला जो हमने शुरू में आपको बताया था कि वाक्य के बिल्कुल शुरू में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि कर्ता आ जाएगा, उसके बाद प्री डिफाइंड वर्ड आ जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि बचा हुआ वाक्य जो है हमारे पास वो आ जाएगा। देखिए, इज इट इजी टू प्ले cricket? Is it difficult to give exam? Is it possible to get government job? Is it impossible to work in office? Is it nice to meet you? Is it wonderful to get first prize? Is it safe to travel in train? इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लाकर उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रश्नवाचक वाक्य के साथ हमारे नेगेटिव की यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो वो भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। इज इट इजी टू प्ले क्रिकेट, जिस प्रकार से हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर हम इसके साथ ऐसा ऐड करें, इज इट नॉट ईजी टू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्या यह आसान नहीं है क्रिकेट खेलना, यानी कि हमारे वाक्य में क्या भी और नहीं भी दोनों के दोनों शब्द इकट्ठे आ गए। जब भी हमारे वाक्य में दोनों के दोनों शब्द यानी कि क्या और नहीं दोनों इकट्ठे आ गए तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम इट के नए यूज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था इट के चैप्टर के बिल्कुल शुरू में कि जब भी हम किसी समय की बात करते हैं उसके लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक, सामने स्क्रीन पर आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए। जब भी हम टाइम देखते हैं तो हमारी घड़ी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक को हम बोलते हैं राइट साइड और एक है हमारे पास लेफ्ट साइड। टाइम देखने के लिए एक बात का ध्यान रखिए, जिस प्रकार से हम हिंदी में टाइम देखते हैं लगभग उसी प्रकार से इंग्लिश में टाइम देखा जाता है। और इंग्लिश में टाइम देखने के लिए सबसे खास चीज ये है कि हम सबसे पहले राइट साइड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड को एक्सप्लेन करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि राइट हैंड साइड पर जो भी घड़ी के हमारे पास नंबरिंग है, यानी कि 12 से लेकर 6 तक, घड़ी में हमारे 12 बजे की जो सुई है जहाँ पर 12 लिखा होता है वो, और उसके बिल्कुल सीध में देखिए जो 6 है वो हमारा राइट पोर्शन है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें गोल घड़ी को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें बिल्कुल लंबवत, तो जो हमारे दाएं वाले हाथ की तरफ की जो चीज़ है, जो राइट हैंड साइड पर चीज़ है, उसके लिए हम जब भी किसी समय की बात करेंगे, जब भी कुछ घंटों के साथ कुछ मिनट बीतने की बात करेंगे, उसके लिए हम पास्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, पास्ट लगाएंगे। और पास्ट के साथ हम चाहें तो मिनट्स भी लगा सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 बजे से लेकर 3 से लेकर 3:30 के समय का। स्क्रीन पर देखिए, टाइम है हमारे पास 3 बजे का और हम इसको बोलेंगे, हमसे कोई पूछे कि क्या समय हुआ है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में क्या बजा है, क्या समय हुआ है। हमने आंसर दिया इट इज 3 o'clock, यानी कि 3 बजे हैं। यही अगर 3:05 हो तो हम इसको बोलेंगे इट इज 5 past 3,
इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम यहां पर अगर इसको ऐसा बोले इट इज 3 यानी कि 3:05 हुए हैं, चाहे तो हम इट इज 3 का प्रयोग करें या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज 3 यानी कि 3:05 हुए हैं। दोबारा से शुरू से 3 बजे को हम कहेंगे इट इज 3 o'clock, 3:05 को इट इज 3 और यू कैन से इट इज 5 minutes past 3, 3:10, इट इज 10 past 3 या फिर इट इज 10 minutes past